Hello everyone, my name is Shyama and I am starting off with a new series wherein we will be covering NCERTs of all classes. इस पर्टिकुलर वीडियो में आई विल बी कवरिंग जोग्राफी। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी फॉर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स जोग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 6 जोग्राफी। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है जिसमें हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर स्कूल एग्जाम्स या फिर बेसिकली ये ओरिएंटेड होंगे CAPF की तरफ। ये CAPF एग्जामिनेशंस के लिए NCERTs को कैसे रीड करना है, एंड मैं साथ के साथ आपको ये भी बताते जाऊंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन सी लाइन से पूछा है या फिर कौन सा पर्टिकुलर कीवर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बुक का नाम है द अर्थ इन आवर हैबिटेट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है वो जगह, प्लेस जहाँ पर कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल रहता है या फिर पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट रहते हैं, उसको हम हैबिटेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पांडा की हैबिटेट की बात करें तो पांडा का जो हैबिटेट होगा वो क्या होगा? इट्स अ बैम्बू फॉरेस्ट। ठीक है, चलो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ विद अवर चैप्टर अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हाँ, यहाँ पर बेसिकली ओवरव्यू के तौर पर सोलर सिस्टम होगा, उसमें अर्थ की क्या पोजीशन है, अर्थ से रिलेटेड सारे कीवर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। अर्थ से रिलेटेड जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज है, वेदर इट्स मून, स्टार्स या फिर सन और प्लैनेट्स, हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कह रहा है, हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। सनसेट के बाद में जब हम आसमान देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि दोपहर से या शाम से जैसे जैसे रात होती है, हम देखते हैं एक या दो थोड़े से ब्राइट डॉट्स हमको दिखना शुरू हो जाते हैं। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, और विद द गिवन टाइम वो जो शाइनिंग डॉट्स होते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनी ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट अदर्स डिम। कुछ शाइन करते हैं, कुछ डिम होते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स। ऐसा लगता है हमको कि आसमान में डायमंड्स स्टडेड है, मतलब डायमंड्स गड़े हुए हैं। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, सब ऐसे झपकी मारते हैं, नॉट ट्विंकलिंग। ये जो कीवर्ड है ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये था कि आसमान में द स्टार्स अपीयर्स टू बी ट्विंकल, इसका क्या रीज़न है? क्या इसका रीज़न रिफ्लेक्शन है? क्या इसका रीज़न रिफ्रैक्शन है? क्या इसका रीज़न स्कैटरिंग ऑफ लाइट है? या फिर क्या इसका रीज़न डिस्पर्जन ऑफ लाइट है? तो यहाँ साथ के साथ, ऑल्दो ये आपकी क्लास 10th साइंस में पाया जाएगा, बट यहाँ साथ के साथ मैं क्लियर कर देती हूँ, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स इज रिलेटेड टू द रिफ्रैक्शन। क्योंकि मैं आपको यहाँ ऊपर समझाती हूँ। अगर ये आसमान में आपके स्टार्स हैं, ठीक है, एंड इधर अर्थ पर आप खड़े हैं, अब क्या होगा? इन स्टार्स की लाइट आपकी आंखों तक पहुंचेगी, लेकिन आपकी आंखों तक पहुंचने के लिए इसको कुछ पर्टिकुलर लेयर्स क्रॉस करने पड़ेंगे। लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3 एंड लेयर नंबर 4 एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो होता क्या है कि ये जो स्टार्स की लाइट जब तक आपकी आंखों तक पहुंचती है तब तक इसको मल्टीपल लेयर्स से पास ऑन होना पड़ता है, एंड इन सब की लेयर्स की जो डेंसिटी होती है बहुत ही डिफर करती है। सो डेंसिटी डिफरेंट होने की वजह से ये कभी हमको चमकते हुए दिखाई देते हैं, कभी हमको चमकते हुए नहीं दिखाई देते, डिम से दिखाई देते हैं, कभी और हल्के से दिखाई देते हैं, एंड कभी एकदम शाइन मारते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, सो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज बिकॉज ऑफ डेंसिटी की वजह से, वेरीड डेंसिटी होती है। तो इनकी जो लाइट है वो कभी चमकती है, कभी डिम होती है, कभी शाइन होती है, कभी डिम होती है। ठीक है, सो दिस वॉज द रीजन। मूविंग ऑन, कह रहा है, बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। बाकी के जो स्टार्स हैं रेस्ट ऑफ द स्टार्स की तरह ट्विंकल नहीं करते। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर। फ्लिकर का मतलब ऐसे फड़फड़ाना, जस्ट एज द मून शाइन्स। ठीक है, तो जैसे हमको स्टार्स ट्विंकल होते हुए दिखाई देते हैं वैसे नहीं होते, वो सिर्फ जैसे आपका चांद कांस्टेंट रहता है अपने लाइट को प्रोवाइड करने के लिए, वैसे ही स्टार्स भी ऐसे ही कांस्टेंट से हमको दिखाई देते हैं। अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। अब कभी कभी हमको स्टार्स के साथ साथ में मून भी दिख जाते हैं। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजिशंस। अब जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं कभी हम देखते हैं कि मून हमारे, फॉर एग्जाम्पल घर इस तरीके से है, छत पे जाते हैं हम देखते हैं कभी मून हमारे राइट साइड में है,
इस बड़े से शेप में है, कभी हम देखते हैं थोड़ा-सा लेफ्ट साइड हो गया, आधे से ही शेप में है, कभी हम देखते हैं कि एकदम सामने आ गया, बिल्कुल आज नज़र नहीं आ रहा, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो डिफरेंट शेप में होता है, पोज़ीशन में होता है, अलग-अलग टाइम पर हमको दिखाई देता है। कभी शाम के टाइम में दिखाई दे जाता है, कभी सुबह-सुबह उठ जगते हैं तब दिखाई दे जाता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वन्स इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। अगर 1 महीने का पीरियड है, तो उसमें आपको फुल मून सिर्फ़ एक ही बार देखने को मिलेगा। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फुल मून, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णिमा। पूर्ण, पूर्ण का मतलब पूरा, दैट इज़ व्हाई पूर्णिमा। अ फोर्टनाइट लेटर, फोर्टनाइट का मतलब होता है अ ड्यूरेशन ऑफ 15 डेज़। यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। 15 दिन बाद आप देखोगे आपको फुल मून नहीं दिखाई देगा, तो उसकी जगह क्या दिखाई देगा? इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। तो 15वें 16वें दिन की जो रात होगी, वो अमावस्या की रात होगी। अमावस्या की रात के दिन क्या होता है, आपको कोई भी चाँद नज़र नहीं आता एंड एकदम घोर अंधेरा होता है। एंड दैट इज़ व्हाई ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। और इसी दिन रात को, अमावस्या के दिन, अगर आप छत पे जाएँगे, आप आसमान को देखेंगे, तो आपको जो स्टार्स होंगे वो एकदम क्लियर तरीके से दिखाई देंगे, क्योंकि जो मून की लाइट है वो इंटरफेयर नहीं करेगी कि आप स्टार्स को अच्छी साइट से देख पाएँ। नाउ, डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज़ ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम? अगर ऐसा ही होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि वो स्टार्स जो हैं, वो अपनी पोज़ीशन बदलते रहते हैं। नहीं, इट इज़ बिकॉज़ द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन, अब दिन के टाइम सन आ जाता है एंड सूरज की जो लाइट होती है वो इतनी ब्राइट होती है दैट इट डज़ नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज़ ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। आगे बढ़ते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज़ ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। अब बात आती है सेलेस्टियल बॉडीज़ होती क्या-क्या है? सन आता है सेलेस्टियल बॉडीज़ में, मून आते हैं एंड ऑल दोज़ ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? बेसिकली आसमान में जितनी भी चीज़ें होती हैं, हम उनको सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं, भले ही वो मीटेओरॉइड क्यों ना आ जाए, ठीक है? मूविंग ऑन, सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। अब बिग एंड हॉट कौन-सी सेलेस्टियल बॉडीज़ हो सकती है हमारे पास? दे आर मेड अप ऑफ गैसेज़। तो आपने सुना होगा हीलियम एंड हाइड्रोजन। इनसे हमारा क्या मिलके बना हुआ होता है? इनसे हमारा सन मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है? तो ये क्या है? ये गैसेज़ ही तो है। क्या सन एक बिग एंड हॉट बॉडी नहीं है? सो येस। तो सन की बात कर रहे हैं, दे हैव देयर ओन हीट। अब सन की खुद की हीट होती है, येस होती है। एंड लाइट, क्या खुद की सन की लाइट होती है? येस होती है। व्हिच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। एमिट का मतलब छोड़ना। दीज़ सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स और दैट इज़ व्हाई जो सन है, इट इज़ अ स्टार। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पीवाईक्यू पूछा हुआ है। ट्रू फॉल्स में पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट वाइज़ में पूछ लिया जाता है कि द सन इज़ अ स्टार। अब इन वन ऑफ द स्टेटमेंट्स दे देगा, फिर पूछेगा कि इनमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं या कौन-कौन से करेक्ट हैं। मूविंग ऑन, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। अब जब हम स्टार्स की बात करते हैं, तो स्टार्स आर इज़ इक्वल टू सन, ठीक है? स्टार सन के इक्वल होते हैं, क्यों? क्योंकि स्टार्स आर मेड अप ऑफ गैस। क्या ये गैसियस बॉडी होती है? यस होती है, ठीक है? एंड ये लाइट एमिट करती है? यस, बिल्कुल करती है, ठीक है? बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। लेकिन हमको स्टार्स की लाइट एंड हीट फील नहीं होती है एंड दे लुक सो टाइनी, और वो टाइनी भी होते हैं बिकॉज़ दे आर वेरी, वेरी, वेरी फार अवे फ्रॉम अस, ठीक है? तो इनकी ये दे आर मेड अप ऑफ गैसेज़, इनकी इनके पास अपनी हीट होती है, इनके पास अपनी लाइट होती है एंड ये लार्ज होते हैं। बट हमको दिखाई नहीं देते, क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो मुझसे बहुत ज़्यादा दूर होंगे एंड आपको पता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपसे जितनी दूर होगी, आपको उतनी ही छोटी दिखाई देगी। मूविंग ऑन, इस पेज पर कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, वो देख लेते हैं इफ इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। यहाँ कोई एक्टिविटी है, आपको एक टॉर्च लेनी है, एक शीट ऑफ प्लेन पेपर लेना है, पेंसिल लेनी है और एक नीडल लेनी है। आई विल स्किप दिस पार्ट बिकॉज़ इट इज़ नॉट रेलेवेंट फॉर द टॉपिक वी आर स्टडिंग फॉर। Moving on, you must have noticed that all objects look similar when seen from a distance. अब जब आप दूर से देखोगे ना, तो आपको सारे ऑब्जेक्ट सेम ही दिखाई देंगे। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। भले ही दूर से आप एरोप्लेन को देख लो। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, अब नाइट स्काई, रात के टाइम जो स्काई होता है उसको देखते टाइम, यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। छत पे जाएँगे, हम देखेंगे कि हमको जो स्टार्स हैं ना, वो एक टाइप का पैटर्न बना रहे हैं। दीज़ आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। सो कॉन्स्टेलेशंस बेसिकली होते क्या हैं? कॉन्स्टेलेशंस आर नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं। उर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टेलेशन। तो वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टेलेशन है जिसका नाम है उर्सा मेजर, या फिर जिसको हम बोलते हैं बिग बेयर, इज वन सच कॉन्स्टेलेशन। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्त ऋषि, ठीक है? सप्त का मतलब 7, ऋषि का मतलब सेजेस।
जिसको हम इजीली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं उसको हम बोलते हैं सप्तऋषि। तो सप्तऋषि क्या है? सप्तऋषि है एक कॉन्स्टलेशन। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। अब सप्तऋषि में कितने स्टार्स होते हैं? 7 स्टार्स होते हैं। दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। ठीक है, जो किसका पार्ट बनाते हैं? वो उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का पार्ट बनाते हैं। तो यहां से मुझे ये समझ में आया है कि एक होती है उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। इसी ये इसी के अंडर इसी में सब टाइप आता है किसका? सप्तऋषि का। ठीक है, तो सप्तऋषि इज अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? आगे कह रहा है आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशंस इन द स्काई। ठीक है, वो तो सबको पता है, आप बाहर निकलोगे तो आपको स्टार्स दिख ही जाएंगे। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। अब रात के टाइम, पुराने टाइम में रात के टाइम डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए हम स्टार्स की हेल्प लेते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। अब सीधी सी बात है, नॉर्थ डायरेक्शन जो होगा वो ये बताएगा कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है। एंड द थिंग इज नॉर्थ स्टार हमेशा फिक्स रहता है, ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार एंड दैट इज वाई हम इसको पोल स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, it always remains in the same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of the सप्तऋषि। अगर हमको सप्तऋषि मिल गया तो मैं पोल स्टार की लोकेशन पता कर पाऊंगी। Look at figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. अब इस डायग्राम को देखते हैं। अगर मुझे सप्तऋषि मिल गया नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7, तो ये जो पॉइंटर स्टार्स होते हैं ना 6 एंड 7, ये एक ही लाइन में आपको मिल जाएंगे। तो अगर एक लाइन में आपको मिल जाएंगे एंड यू विल एक्सटेंड इट फर्दर, तो आपको पहुंचा देगा ये नॉर्थ स्टार तक। ठीक है, सो मूविंग ऑन, सम सेलेस्टियल बॉडीज। नाउ सेलेस्टियल बॉडीज किसको बोलते हैं? जितनी भी चीजें आपकी क्या है, स्पेस में है, सन, मून, प्लैनेट, स्टार्स एक्सेट्रा, डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। अब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जिनकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती। दे आर लिट बाय द लाइट्स ऑफ द स्टार्स। वो किसकी लाइट से फिर बोरो करते हैं? वो स्टार्स की लाइट को बोरो करते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, और इन्हीं को हम बोलते हैं प्लैनेट। जैसे कि अर्थ की बात करिए, अर्थ की खुद की हीट एंड लाइट है क्या? नहीं है, तो हम बोरो करते हैं। हम किसी एक स्टार से बोरो करते हैं हीट एंड लाइट, और उस स्टार को हम क्या बोलते हैं? उस स्टार को हम सन बोलते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, इट इज अ ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स wanderers. The earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun. ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि अर्थ है वो अपना एक स्टार से हीट एंड लाइट लेता है, उसी स्टार को हम सन बोलते हैं, विच इज अवर नियरेस्ट स्टार। एक और चीज, अर्थ का नियरेस्ट स्टार कौन है? सन है। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। ठीक है, तो अगर हम जाकर चांद से अर्थ को देखेंगे कि अर्थ कैसा दिख रहा है, तो वो ऐसा ही दिखेगा जैसा हमको मून दिखता है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस। ठीक है, दीज रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। अगर आपके पास एक अच्छा टेलीस्कोप है तो हम रिंग्स देखेंगे। नाउ यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसे कौन कौन से प्लैनेट्स है हु हैव रिंग्स अराउंड देम। सो क्या हो जाएगा? जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। ठीक है, एक बार प्लैनेट्स को हम सीक्वेंस वाइज में पढ़ लेते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, तो इनमें जो रिंग्स होती है वो किसकी होती है? जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। तो जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, ये जो तीन लाइन से हैं, इनके पास क्या होती है? रिंग्स होती है। मूविंग ऑन, द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। अब सैटेलाइट होती क्या है ये आगे पता चलेगा, बट अभी आपको ये पता रखना है कि जो चांद है दैट वी सी इन द स्काई, ये एक टाइप का क्या है? सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट होती क्या है? इट इज अ कंपेनियन ऑफ अवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ठीक है, तो सैटेलाइट उसको बोलते हैं जो किसी प्लेनेट के अराउंड क्या करती है? चक्कर मारती है। तो हमारे अर्थ के अराउंड क्या चक्कर मारता है? मून, एंड दैट इज वाई मून इज अवर सैटेलाइट। लाइक अवर अर्थ देयर आर 8 अदर planets एंड दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। अब बाकी के जो सारे 8 planets है ना, इनको भी सन से ही हीट एंड लाइट मिलती है। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। अब इनमें से कुछ प्लैनेट्स हैं जिनके अपने मून्स भी हैं, जैसे अर्थ का अपना मून है ना। आगे बढ़ते हैं, द सोलर सिस्टम। फाइनली बात आ गई सोलर सिस्टम की। द सन, ये आपका सन हुआ। 8 planets, 8 planets हुए आपके। ठीक है, सैटेलाइट्स हुई, एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मीटियोरॉइड्स। ठीक है,
एस्ट्रॉइड्स को मिला दो प्लस मीटियोरॉइड्स को मिला दो। अब इन सारी चीज़ों को जब आप मिला देंगे, निकल कर के आएगा फॉर्म द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम इज नॉट अबाउट ओनली प्लैनेट्स, इट इज नॉट अबाउट प्लैनेट्स अलोंग विद सन, इट इज ऑल्सो अबाउट मीटियोरॉइड्स होने चाहिए, एस्ट्रॉइड्स होने चाहिए, सैटेलाइट्स होने चाहिए। मूविंग ऑन, वी ऑफ्टन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। तो हम बेसिकली सन को हेड मानते हैं क्योंकि ये सबको हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है, सबसे नियरेस्ट स्टार है अर्थ का, एंड सो ऑन। कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स देख लेते हैं अगर मेंशन्ड है तो। आपको एक डायग्राम दिया हुआ है किसका, द सोलर सिस्टम का। इसमें क्या होगा, जैसे ये हमारे प्लैनेट्स है तो इनको हमने बांट रखा है कुछ कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी होती है इनर प्लैनेट्स एंड दूसरी कैटेगरी होती है आउटर प्लैनेट्स, और ये पीवाई क्यू में आया हुआ है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पीआईक्यू में आया हुआ है। इनर प्लैनेट्स कौन होता है, क्या होता है, या फिर वो किससे बने हुए होते हैं। आउटर प्लैनेट्स में कौन आते हैं, क्या आते हैं, वो किससे बने हुए होते हैं, रिंग्स होती है कि नहीं होती, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सन की बात करें तो मरकरी सबसे पहले आता है, देयर आफ्टर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। फर्स्ट ऑफ ऑल मरकरी की बात करें तो जैसे हमारा अर्थ का एक ऑर्बिट अराउंड द सन, अर्थ सन के अराउंड घूमने में कितना टाइम लगाती है, 365 दिन लगाती है। ठीक वैसे ही मरकरी अपना वन ऑर्बिट अराउंड द सन कवर करता है 88 डेज में। ठीक उसी तरह वीनस कवर करता है 255 डेज में। Similarly, Earth in 365 days, Mars in 687 days, Jupiter in 11 years, Saturn in 29 years, Uranus in 84 years, and Neptune in 164 years. Now, अब आपने देखा होगा जितना बड़ा इनका ऑर्बिट होगा उतना ही ज्यादा इनको टाइम लगेगा। सबसे छोटा ऑर्बिट होता है किसका, मरकरी का, सो दैट इज उसको बहुत कम टाइम लगता है, दैट इज 88 डेज। फिर उससे बड़ा चक्कर लगाना है किसको, वीनस को, तो उसको 255 दिन लगेंगे। अर्थ को 365 दिन लगेंगे क्योंकि सिमिलरली उसको बड़ा डायमीटर कवर करना है। मार्स को 687 डेज लगेंगे, ज्यादा डायमीटर कवर करना है, एंड सो ऑन। बट बात अगर हम करें वन स्पिन ऑन एक्सिस, अगर अपने ही एक्सिस पर उसको रोटेट होते हुए देखना है, तब मरकरी को 59 डेज लगते हैं, वीनस को लगते हैं 243 डेज, अर्थ को लगते हैं 1 डे, मार्स को लगते हैं 1 डे, एंड इसके नंबर ऑफ मून्स कितने हैं, 2 हैं। अगर मार्स की बात करें तो मार्स के पास टोटल नंबर ऑफ मून्स कितने हैं, 2 हैं। जुपिटर रोटेट करता है वन स्पिन ऑन एक्सिस 9 घंटा 56 मिनट्स, एंड नंबर ऑफ मून्स इसके पास कितने, अबाउट 53 है, एंड इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है, तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जुपिटर एंड सैटर्न में हमेशा कंपटीशन लगा रहता है, ठीक है। जुपिटर एंड सैटर्न में हमेशा मून्स का, नंबर ऑफ मून्स का कंपटीशन लगा हुआ रहता है। मूविंग ऑन, अभी हाल फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ इस टाइम सैटर्न के सबसे ज्यादा नोन मून्स हैं, एंड दैट इज वाई वी कॉल दैम नोन मून्स, क्योंकि अभी तक ऐसे बहुत सारे मून्स हैं जो हमने डिस्कवर ही नहीं किए हैं, एंड दैट्स वाई हम किसी एक प्लैनेट को पूरा श्रेय नहीं दे सकते कि इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स पाए जाते हैं, सो दैट्स वाई वी कॉल इट नोन मून्स। मूविंग ऑन, सैटर्न को एक स्पिन अपने ही एक्सिस पर कवर करने के लिए 10 घंटे लगते हैं, यूरेनस को लगते हैं 17 घंटे एंड 14 मिनट, नंबर ऑफ मून्स इसके पास भी 27 है, ठीक है। नेपच्यून को लगते हैं 16 घंटे एंड नंबर ऑफ मून्स हैं 13। तो यहाँ पर एक बात नोटिस कीजिए कि इनमें से मून्स किस किस के पास में है, क्या मरकरी के पास में है, नहीं है, क्या वीनस के पास में है, नहीं है, अर्थ के पास में है, यस है, ठीक है। तो अर्थ के पास में मून पाया जाता है, यस पाया जाता है। मार्स के पास में पाया जाता है, यस बिल्कुल पाया जाता है। जुपिटर के पास में, यस, जुपिटर एंड सैटर्न तो हमने पढ़ ही लिया है, तो कॉम्पिटिशन में चलते ही हैं। देयर आफ्टर यूरेनस के पास में मून्स पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। एंड फाइनली नेपच्यून के पास में मून्स पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग के दो छोड़ दीजिए, अर्थ से लेकर फाइनली नेपच्यून तक जितने भी प्लैनेट्स हैं इनके पास खुद के मून्स पाए जाते हैं। एंड नंबर ऑफ नोन मून्स की बात करें तो जुपिटर एंड सैटर्न में हमेशा कॉम्पिटिशन लगा हुआ रहता है। वन मोर थिंग, अंदर के ये जो चार प्लैनेट्स हैं, दैट इज एस्ट्रॉइड बेल्ट से पहले पहले मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, इनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट। क्यों, क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स, ये रॉक से बने हुए होते हैं। अर्थ को ही देख लीजिए, अर्थ किससे बनी हुई है, रॉक से बनी हुई है, ठीक है। जहां भी आप जाएंगे आपको रॉक्स मिल जाएगी। बट एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद की बात करें, फॉर एग्जाम्पल जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, फर्स्ट थिंग कि वो सन से बहुत दूर होते हैं, ठीक है, फार फ्रॉम सन। एंड दूसरा, ह्यूज प्लैनेट्स होते हैं। आप डायग्राम में भी देखिए, इनका जो साइज है इट इज कंपैरेटिवली बिगर देन द इनर प्लैनेट्स। थर्ड थिंग, ये गैसेस से बने हुए होते हैं, एंड फोर्थ थिंग ये लिक्विड्स से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सवाल आते हैं। मूविंग ऑन, नाउ वन बाय वन करके हम हर एक प्लैनेट एंड स्टार को स्टडी करेंगे, स्टार्टिंग ऑफ विद द सन।
Now, sun is in the center of the solar system. Yes, we already know about it. It is huge and made up of extremely hot gases. यहाँ पे ये new कीवर्ड एड ऑन हो गया कि इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैस, बहुत ही गर्म गैसेस से बना हुआ होता है. इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम. नाउ ये लाइन इंपॉर्टेंट है. क्या बोल रहा है कि ये एक फोर्स प्रोवाइड करता है. जैसे यहाँ पर सन है ना, एंड यहाँ पर डिफरेंट प्लैनेट्स हैं. तो ये क्या करेगा, इन सारे प्लैनेट्स को अपनी तरफ एक फोर्स से खींचेगा, और इसी फोर्स को हम बोलते हैं बाइंडिंग फोर्स, जो इन प्लैनेट्स को सन की तरफ बाइंड करके रखते हैं. द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट for the solar system, but that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. Now, इतना पास में नहीं है इसलिए हमको हीट अच्छे से फील नहीं होती है. तो कितना दूर है ये? तो सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. ठीक है, 150 मिलियन. 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 lakhs. यू कैन डू द मैथ. नेक्स्ट वन, प्लैनेट्स. अब प्लैनेट्स की बात करें, देर आर 8 planets इन अवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. अब हमको ऐसे रैंडमली याद नहीं करना है, हमको ये पता होना चाहिए कि सन से अगर डिस्टेंस वाइज क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में इनको अरेंज करना हो तो हमें पता होना चाहिए. सबसे पहले क्या आता है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड फाइनली नेपच्यून. इट इज एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. ये ट्रिक याद करने की नीड नहीं है आपको. 50-55 बार इसको बोलोगे आपको याद हो जाएगा. ठीक है, मूविंग ऑन. ऑल द 8 planets ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ. अभी हमने बात करी कि इनके कुछ फिक्स्ड पाथ होते हैं जिनके अराउंड क्या करते हैं, वो कवर करते हैं अपना डिस्टेंस. ठीक है, सो दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड. अब एलोंगेटेड का मतलब क्या होता है? ये इस तरीके से सर्कुलर नहीं होते, ये होते हैं इस तरीके से. ठीक है, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, और इसी को हम ऑर्बिट बोलते हैं. दीज आर व्हाट? ऑर्बिट्स. Mercury is nearest to the sun. It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. अगर यहाँ पे sun है एंड ये मरकरी है, तो मरकरी अपनी इनिशियल पोजीशन से वापस अपनी इनिशियल पोजीशन तक आएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा? इसको 88 डेज लगेंगे. Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth. और यहाँ से आपका आता है PYQ. पूछ लिया जाता है कि वीनस को अर्थ का ट्विन क्यों बोला जाता है? क्योंकि वीनस का जो साइज है और जो शेप है वो क्या है? इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ. नाउ टिल रिसेंटली, अगस्त 2006, प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट. पहले प्लूटो भी था एक प्लैनेट जो हमारे ही सोलर फैमिली में एडेड था. हाउएवर, इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अ डिसीजन वाज टेकन दैट प्लूटो, लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, Ceres 2003 UB313 discovered in recent past may be called dwarf planet. और इसी वजह से प्लूटो को बौना करार दे दिया. बौना. ठीक है, और ये डिसाइड कौन सा करेगा? IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, स्टार मार्केट, ये डिसाइड करता है कि बेसिकली ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स पर कोई भी टाइप का डिसीजन लेता है. ठीक है, जैसा इन्होंने प्लूटो का लिया था. नेक्स्ट वन, अर्थ की बात करते हैं. इट इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. सीधी सी बात है, मरकरी, वीनस, फाइनली अर्थ आता है. इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट. तो अगर साइज की बात करें तो ये फिफ्थ नंबर पे आता है. इट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स. ना पोल्स कहाँ होते हैं? अगर ये कोई सर्कल है तो ये होगा इसका इक्वेटर एंड ये होगा पोल्स. ठीक है, तो ऊपर से एंड नीचे से देखें तो ये थोड़ा सा क्या है? चपटा है. आपने पंपकिन देखा होगा? पंपकिन, जैसा पंपकिन दिखता है वैसे ही अर्थ भी दिखता है ना. इट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स, दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड. और इसी शेप को, अर्थ की शेप को हम बोलते हैं जियोइड शेप. इट मीन्स एन अर्थ लाइक शेप. मूविंग ऑन, कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ. अभी तक ऐसा है कि कोई इंसान, जीव जंतु जिंदा रह रहा है तो उसको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है सिर्फ और सिर्फ अर्थ. इट इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. इट हैज वाटर एंड एयर. नाउ क्यों करता है? वाटर है, एयर है, ना ही गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. और सर्वाइवल की यही चीज़ चाहिए होती है. कुछ एक्सट्रीम की ज़रूरत नहीं है, सब मॉडरेट अमाउंट में चाहिए होता है जो कि अर्थ प्रोवाइड करता है. द अर्थ हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन. अब ह्यूमन बींग्स को इनहेल के लिए ऑक्सीजन चाहिए जो कि अर्थ पर पाई जाती है. बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. तो ये सवाल यहाँ से भी आता है कि अर्थ एक यूनिक प्लैनेट क्यों है? सो दैट इज वाई. Moving on, from the outer space, the Earth appears blue because its two-thirds surface is covered by water. ठीक है, बाकी का 1/3 किससे है? You know it. It is therefore called a blue planet. और blue planet हम किसको बोलते हैं? अर्थ को बोलते हैं. Moving on, मून की बात करते हैं. Our Earth has only one satellite, and that is Moon. Its diameter is only 1/4 that of the Earth.
वन क्वार्टर का मतलब 1/, इट appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. अब ये पास में हमको इतना बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि इसका डिस्टेंस पास में है. इट इज अबाउट, कितना हो गया, 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस. नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून. ठीक है, तो अभी कंपेयर कैसे करेंगे. ये है हमारा सन, ये है अर्थ. ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन ये ऊपर अभी दिखाया था आपको, कुछ मिलियंस में था. एंड दैट फ्रॉम द मून, और अगर मून की बात करें तो ये कितना है, सिर्फ 3,84,000. द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days. और यहाँ पर हमको मून के ड्यूरेशन की पता चल गई कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड जब चक्कर निकालता है तो उसको कितना टाइम लगता है, उसको 27 दिन लगते हैं. इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन. और ऑफ कोर्स अगर एक चक्कर लगा रहा है तो उसकी एक स्पिन कंप्लीट हो रही है. आई एम सॉरी, अगर वो एक चक्कर लगा रहा है एंड अपनी ही पोजीशन पर वो घूम भी रहा है, मतलब उसका जो रोटेशन है एंड उसका जो रेवोल्यूशन है उसको सेम ही टाइम लग रहा है. एंड दैट इज वाई हमको सिर्फ मून की एक ही साइड विजिबल होती है. ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ. एंड इसी वजह से इंडिया ने एक इसी से रिलेटेड लॉन्च किया था कि हम जो साउथ पोल है वहां पर अपने आप को क्या करेंगे, लैंड करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वन, द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ. अब मून पे लाइफ फेवरेबल कुछ कंडीशंस है नहीं, जैसे वहाँ ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, वहाँ पर पानी नहीं है. ठीक है, वहाँ पर कुछ और फैसिलिटीज नहीं है. इट हैज़ नाइदर वाटर नॉर एयर. इट हैज़ माउंटेन, सिर्फ एंड सिर्फ आप देखेंगे तो आपको माउंटेन्स ऐसे इस टाइप से दिखाई देगा. ठीक है, मूविंग ऑन. प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट सरफेस, या तो प्लेन होगा या माउंटेन होगा या फिर ऐसे नीचे गड्ढे होंगे, डिप्रेशन होंगे. तो इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन, इसको हम बोलते हैं प्लेन्स, इसको हम बोलते हैं माउंटेन. तो ये किसका है, इन सबको मिलाकर क्या बनता है, मून बनता है. दीज कास्ट शेडोज ऑन द मून सरफेस. और इन्हीं की वजह से क्या होती है, मान लो ये है, ठीक है, ये माउंटेन है एक छोटा सा, इसकी शेडो इधर पड़ जाएगी, यहाँ बन जाएगा. लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शेडोज. और इसी वजह से हमको दूर से वो काली काली ऐसे शेडोज दिखाई देती है, जो कि कुछ नहीं होता, डिप्रेशन से मिलकर बना होता है, प्लेन्स से मिलकर बना हुआ होता है एंड माउंटेन से मिलकर बना हुआ होता है. नेक्स्ट थिंग, एस्ट्रॉइड्स की बात करते हैं. हमने पहले एक पढ़ा था कि एस्ट्रॉइड्स एंड मीटियोराइट्स को भी अगर हम मिला दें तो ये भी सेलेस्टियल बॉडीज में आएगी. लेकिन ये होती क्या है. Apart from stars, planets, and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. तो ये जो asteroids होती है ना, ये भी sun के around क्या करती है, घूमती है. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. अब I'll take you back to the diagram we just saw. यहाँ पर आपको दो planets दिखेंगे एंड इन्हीं के बीच में आपको एक एस्ट्रॉइड बेल्ट दिखेगा. सी हियर, ये क्या एस्ट्रॉइड बेल्ट है. तो एस्ट्रॉइड बेल्ट किस किस के बीच में आ रहा है, एक तो मार्स और दूसरा जुपिटर. तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में ये जो पूरा बेल्ट है ना, यहाँ पे इनकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है और इसी वजह से इसको एस्ट्रॉइड बेल्ट का नाम दे दिया. सो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स. होंगे क्या ये, अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सन, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज. ये छोटी छोटी बॉडीज होती है विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन. दे आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक. मान लो कि बहुत साल पहले कोई प्लैनेट था, अब ये क्या एक्सप्लोड हो गया. तो जैसे ही एक्सप्लोड होगा इसके परखच्चे निकल के आएंगे, परखच्चे निकल के आएंगे, दे विल टर्न इनटू टाइनी बॉडीज. ठीक है, टाइनी बॉडीज में होगा. एंड सिंस वहाँ पे इतना कोई भारी ग्रेविटेशनल फोर्स है नहीं, तो ये किसकी तरफ जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, उसी बेल्ट में ऐसे डिस्पर्स हो जाएंगे. अब मीटियोराइट्स की बात करते हैं. द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोराइट्स. ठीक है, मीटियोराइट बेसिकली क्या होते हैं, स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स होते हैं. समटाइम्स दीज मीटियोराइट्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न. अब क्या क्या होता है कि ये अर्थ है एंड मीटियोराइट्स आ जाते, कभी कभी आ जाते हैं अर्थ के एकदम पास में. अब जैसे ही पास में आते हैं अर्थ के, अगर ये प्रॉक्सिमिटी में घुस गए तो ग्रेविटी की वजह से ही अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होंगे. जैसे ही नीचे आएंगे ये इतनी तेजी से नीचे आते हैं कि इनमें लग जाती है आग. अब आग क्यों लगती है, फ्रिक्शन की वजह से. फ्रिक्शन मतलब ये एनवायरनमेंट के साथ घिसने लग जाते हैं और नीचे आते आते इतने घिसते हैं, विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न, और जल जाते हैं. इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, और इसी वजह से जैसे ही जलेंगे भयंकर वाली लाइट इसमें से निकलेगी. समटाइम्स अ मीटियोर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न्ट फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो. ठीक है, जब जलती हुई गिरती है तो हमको लगता है कि ये एक स्टार है. एंड कभी कभी
पूरा बर्न होता नहीं है एंड ये आके अर्थ की सरफेस पर गिर जाता है, एंड इससे क्या होता है, जैसे अर्थ की सरफेस पे आके गिर गया तो एक हॉलो टाइप का, एक डिप्रेशन टाइप का क्रिएट कर देता है. डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टेरी नाइट्स? ये पूछ रहा है कि क्या कभी आपने एकदम क्लियर स्काई में गिरता हुआ स्टार देखा है? वो एक्चुअल में स्टार नहीं होता, इट्स अ मीटियोर. मूविंग ऑन, इट इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स. ओके, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. यहाँ बोल रहा है कि एक वाइटिश ब्रॉड बैंड होता है, जैसे एक बैंड बना लीजिए, इसमें आपको क्या दिखेगा, एकदम बहुत ही डेंसिटी, ऐसा लगेगा कि सारे स्टार्स यहीं जमा हो रखे हैं. ठीक है. ये क्या होता है? क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार. क्लस्टर होता है जो बहुत सारे स्टार्स होते हैं ना, उनका एक गुच्छा होता है, उनका एक झुंड होता है. दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी, और इसी बैंड को हम क्या बोलते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं. अवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी. तो बेसिकली मिल्की वे गैलेक्सी में क्या आता है? सोलर सिस्टम आता है. सोलर सिस्टम में क्या आता है? अर्थ आता है. तो हम अर्थ है, पार्ट है सोलर सिस्टम का, सोलर सिस्टम पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का. इन एंशंट इंडिया इट वॉज इमेजिन्ड टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई. पहले क्या होता था कि हमको ऐसा फील होता था कि इट इज अ रिवर ऑफ लाइट which is flowing in the sky. Thus it was named as आकाश गंगा, और इसलिए हमने इसको आकाश गंगा नाम दे दिया. A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. तो जो गैलेक्सी होती है वो बनी हुई किससे होती है? बिलियंस ऑफ उसमें स्टार्स होते हैं, उसमें होती है क्लाउड which are made up of dust and gases. There are millions of such galaxies that make the universe. और इतनी सारी गैलेक्सीज को मिलाकर हम किस क्या बन जाता है? एक यूनिवर्स बन जाता है. It is difficult to imagine how big the universe is. साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट. अब हमको पता नहीं है कि जो यूनिवर्स है ना वो कितना बड़ा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिल्की वे गैलेक्सीज है. मिल्की वे गैलेक्सीज में बहुत सारे स्टार्स हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे आपको बैंड्स मिल जाएंगे. साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट. वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स. मूविंग ऑन, यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है. तो एक बार छोटे छोटे जितने भी कीवर्ड्स थे या छोटे कोई डब्बे हैं, उनको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं. क्या फर्स्ट चैप पेज पर है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. बस वो एक्टिविटी थी, वो हमने देख ली थी. फिगर 1.1 देख लिया था अच्छे से. इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लिया था कि कुछ प्लैनेट्स होते हैं जिनके अराउंड रिंग्स बनी हुई होती है. वो कौन से प्लैनेट्स होते हैं? जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस होते हैं. ये डायग्राम हमने देख लिया था इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट का. ये बोल रही है, डू यू नो में सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड. दैट इज वाई सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन. द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम. ठीक है. इसलिए हम बोलते हैं कि रोमन माइथोलॉजी एक मानी जाती है जिसमें सोल का मतलब होता है द सन गॉड. ठीक है. ओके, एंड वर्ड ओरिजिन की बात करते हैं. जियो. मैनी वर्ड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज मे हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज. जोग्राफी फॉर एग्जाम्पल इज एन इंग्लिश वर्ड. ठीक है. तो जोग्राफी क्या है? इट्स एन इंग्लिश वर्ड. It has its origin in Greek, which relates to the description of the earth. It is made up of two Greek words. G means earth and graphia means writing. ठीक है. G means earth and graphia means writing. Find out more about the earth. So geo में अगर बात करें तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द अर्थ. ठीक है. सॉरी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी. जियोलॉजी को हम बोलते हैं स्टडी ऑफ द अर्थ. जियोमेट्री, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ. जियोइड, ये क्या होता है? रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ. अगर कोई जैसे पंपकिन है, इट्स शेप ऑफ द अर्थ, तो अब हम उसको क्या बोलेंगे? अब हम उसको बोलेंगे जियोइड शेप का है. ठीक है, जस्ट लाइक दैट. और बात करते हैं. ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड ग्रेजिंग एट द नाइट स्काई. दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स. तो उन लोगों को क्या बोलते हैं? हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट. सेलेस्टियल बॉडीज और उनको कैसे उनको मूवमेंट हो रहा है, उन पर्सन को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर्स. नाउ आर्यभट्ट वाज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशिएंट इंडिया. ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट्स शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट. टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स. ठीक है. तो उन्होंने सेम ही बात बोली थी कि मून और जो प्लैनेट्स है, दे आर शाइनिंग ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड सनलाइट. मूविंग ऑन, इधर बोल रहा है लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है. 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड में उसको ट्रैवल करने में 3 लाख किलोमीटर लग जाएंगे. इवन विद द स्पीड, लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ. ठीक है. तो अर्थ तक पहुंचने के लिए जो सन की लाइट है उसको कितना टाइम लगता है? अराउंड 8 मिनट्स लगते हैं. Neil Armstrong was the first man to step on the surface of the moon on 21st July 1969. ये इंपॉर्टेंट है फैक्चुअल बेसिस पर. नाउ अब सैटेलाइट क्या होती है? इट इज अ सेलेस्टियल बॉडीज. अगेन सैटेलाइट सेलेस्टियल बॉडी होती है, बिल्कुल होती है. दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन. जैसे ये सन है,
ये प्लैनेट है, प्लैनेट इसके अराउंड घूमता है, ठीक वैसे ही सैटेलाइट जो होती है ना, वो प्लैनेट्स के अराउंड घूमती है। और ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होती है? इट्स एन आर्टिफिशियल बॉडी। इट इज डिजाइंड बाय साइंटिस्ट्स टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। इट इज कैरिड बाय अ रॉक एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस आर, और अभी तक जो इंडियन सैटेलाइट्स है जो हमने स्पेस में भेज दी है, उनका नाम है फर्स्ट ऑफ ऑल इनसैट, दूसरे का नाम है आईआरएस, तीसरे का नाम है एड्यूसेट। और ये इट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू है ये, पूछा हुआ है। मूविंग ऑन, अब ह्यूमन मेड सैटेलाइट की बात करते हैं। जैसे रॉकेट लॉन्च है, तो रॉकेट फॉल्स बैक टू द अर्थ। ये जो रॉकेट है वो वापस अर्थ पर आ जाती है एंड द सैटेलाइट एंटर्स ऑर्बिट। ठीक है, नाउ यहाँ पर सेम चीज बता रहा है कि सबसे बड़ी चीज क्या है? यूनिवर्स है। ठीक है, यूनिवर्स के यूनिवर्स का सब पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी का सब पार्ट है सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम का सब पार्ट है अर्थ। ठीक है, can you relate yourself with the universe now? You are on the earth and the earth is a part of the solar system. Our solar system is a part of the Milky Way galaxy, which is part of the universe. Think about the universe and the fact that it contains millions of such galaxies. How do you fit in the picture? यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। यहाँ पर मुझे एक और बात शेयर करनी थी कि जो स्पिन होता है, ठीक है, जो स्पिन होता है वीनस एंड यूरेनस, इनका तो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जबकि रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स होते हैं, इनका स्पिन होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए, ये भी पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। ठीक है, ओके, सो टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये पेपर है 2021 का। इसमें डायरेक्टली इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नाउ सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करें, इसमें हमने पढ़ा है कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो ल्यूमिनस होती हैं, एंड कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो नॉन ल्यूमिनस होती हैं। ल्यूमिनस मीन्स जो अपनी हीट एंड लाइट एमिट करती है, एंड नॉन ल्यूमिनस जो नहीं करते हैं। तो सन की क्या अपनी हीट एंड लाइट होती है? यस होती है, अर्थ इसी से लेता है। अगर एक बात बताओ, आपको प्रॉक्सिमा सेंचुरी एंड अल्फा सेंचुरी का मतलब नहीं भी पता, तो क्या हमको ये तो पता है कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सारे सन से हीट एंड लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। सो क्या जुपिटर एक टाइप का प्लैनेट है? यस है। सो इट वुड बी अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यस, तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय एंड हैव अ गुड डे।